स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। 4 साल से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुली चुनौती नहीं बल्कि खुला निमंत्रण दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर युद्ध खत्म करना है तो दोनों नेताओं को आमने सामने बैठकर बात करनी होगी और इस प्रस्ताव के बाद दुनिया भर में नई चर्चा जो है वो शुरू हो गई है कि क्या अब युद्ध के मैदान की जगह बातचीत की मेज पर समाधान तलाशा जाएगा। दरअसल हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज हुआ है और एक तरफ रूस लगातार यूक्रेनी शहरों पर हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के अंदर तक ड्रोन हमले करने में सफल रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग जैसे महत्वपूर्ण रूसी शहरों तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गए जिससे रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। और इसी माहौल में जेलेंस्की ने एक खुला पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने पुतिन से कहा है कि अब समय आ गया है कि दोनों नेता सीधे मिले और युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालें। जेलेंस्की ने सुझाव दिया कि बैठक किसी तटस्थ देश में नहीं हो सकती। उन्होंने स्विट्जरलैंड, तुर्की या किसी अरब देश का नाम भी संभावित स्थल के रूप में सुझाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पूर्ण युद्ध विराम की पेशकश भी हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रेमलिन ने इस पत्र को नजरअंदाज नहीं किया है। रूस की ओर से पुष्टि की गई है कि राष्ट्रपति पुतिन को जेलेंस्की का पत्र सौंप दिया गया है और उन्होंने उसे देख भी लिया है। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी तक पुतिन की तरफ से औपचारिक सहमति नहीं आई है और उधर पुतिन भी हाल ही में दिए गए अपने बयानों में यह संकेत दे चुके हैं कि रूस बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी शर्तें अभी भी पहले जैसी हैं। रूस चाहता है कि उसकी सुरक्षा चिंताओं और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर उसकी मांगों पर विचार किया जाए। पुतिन का कहना है कि शांति समझौता संभव है लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में दोनों नेताओं की मुलाकात से युद्ध रुक सकता है, क्योंकि जमीनी हकीकत अभी बेहद कठिन है और रूस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद यही क्षेत्रीय नियंत्रण है और इसी वजह से अब तक कई दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही। युद्ध का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है। पिछले 4 वर्षों में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। ऊर्जा बाजार से लेकर खदान आपूर्ति तक हर क्षेत्र में इस युद्ध की जंग सुनाई देती है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी किसी न किसी तरह इस संघर्ष को खत्म होते देखना चाहता है। इस बीच रूस के भीतर भी युद्ध को लेकर बहस बढ़ी है। कुछ विश्लेषकों और पूर्व अधिकारियों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचने से रूस पर आर्थिक असर और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन भी लगातार विदेशी सहायता और सैन्य समर्थन पर निर्भर है और ऐसे में दोनों देशों के सामने शांति का रास्ता चुनने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या पुतिन जेलेंस्की के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। अगर दोनों नेता आमने सामने बैठते हैं तो यह युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन अगर यही मौका भी निकल गया तो संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। तस्वीरों में समझ आ रहा है कि कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। जेलेंस्की ने पुतिन को सीधी बातचीत का न्योता दिया है और क्रेमलिन ने भी इस संदेश को गंभीरता से लिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या दोनों नेता युद्ध की राजनीति से ऊपर उठकर शांति की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर मिसाइलों और ड्रोन की आवाज ही आने वाले दिनों में दुनिया को सुनाई देती रहेगी। फिलहाल पूरी दुनिया इसी जवाब का इंतजार कर रही है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी पश्चिम बंगाल को लेकर है, पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो भी कुछ हो रहा है उसे देखकर हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। कभी ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ वाली पार्टी आज अंदरूनी बगावत, गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों से जूझती नजर आ रही है और हालात ऐसे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, लेकिन बागी खेमे के तेवर कम होने के नाम नहीं ले रहे।
दरअसल इस पूरे संकट की शुरुआत पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष से हुई। बागी विधायक खुलकर सामने आए और दावा करने लगे कि वो ही असली टीएमसी है। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प एंट्री टीएमसी के चर्चित नेता और अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर मदन मित्रा की है। ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद मदन मित्रा ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है और सवाल उठाया कि जो लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो आखिर कैसे टीएमसी के नाम पर नेतृत्व का दावा कर सकते हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि पार्टी इस लड़ाई को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर लड़ने वाली है। और अभी एक बड़ी खबर भी ये आई है कि ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को लेकर अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। उधर बागी खेमे का कहना है कि उनका विरोध ममता बनर्जी से नहीं है। उनका दावा है कि वो आज भी ममता को अपना नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी की मौजूदा कार्यप्रणाली और खास तौर पर अभिषेक बनर्जी की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल है। और यही वजह है कि बगावत का यह आंदोलन अब सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगठन के कई स्तरों तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीएमसी नेतृत्व को अपने संगठन में बड़े बदलाव करने में करने पड़ रहे हैं और पार्टी ने कई समितियों और फ्रंटल विंग्स को भी भंग कर दिया है ताकि संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जा सके और असंतोष को नियंत्रित किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम पार्टी को टूटने से बचाने की एक बड़ी कोशिश है। और इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब बागी खेमे के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे। कुछ नेता चाहते हैं कि ममता बनर्जी पार्टी की सर्वोच्च नेता बनी रहे, जबकि कुछ लोग उन्हें अलग भूमिका देने की बात कर रहे हैं। यानी जिस बगावत ने टीएमसी को संकट में डाला, अब उसी बगावत के भीतर भी मतभेद दिखाई देने लगा, यानी बगावत के अंदर बगावत। सोचिए, राजनीति ही ऐसी चीज है। उधर ममता बनर्जी भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। खबरें हैं कि उन्होंने कोई बागी विधायकों से सीधे संपर्क करने की तो चलिए कोशिश की, और कोई भी क्या, कई लोगों से कोशिश की, फोन पर बातचीत की और उन्हें पार्टी में बने रहने की अपील की। साथ ही वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि संगठन को बचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ टीएमसी का आंतरिक विवाद नहीं, बल्कि इसका असर पूरे विपक्षी राजनीति पर पड़ सकता है, क्योंकि टीएमसी विपक्षी गठबंधन की अहम ताकत रही है। और अगर पार्टी के भीतर संकट गहराता है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति तक महसूस किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने सड़क से आंदोलन शुरू किया, 34 साल पुराने वामपंथी किले को गिराया और बंगाल की राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाया। लेकिन आज उन्हें अपनी ही राजनीतिक परिवार को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि बंगाल का ये सियासी ड्रामा सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। एक तरफ ममता बनर्जी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बागी नेता अपने दावों पर अड़े हुए हैं। मदन मित्रा जैसे वरिष्ठ नेता खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और संगठन को बचाने की लड़ाई तेज हो गई है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक कुशलता से इस संकट को संभालेंगी या फिर बंगाल की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का ये महाखेला अभी बाकी है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय राजनीति में कुछ चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि वो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का परिणाम भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। जिस बंगाल को दशकों तक वामपंथ का गढ़ कहा गया, जहां पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा राजनीतिक कमाल कर दिखाया है जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हो रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में जीत के बाद अपने संबोधन में कहा कि विदेशों में भी बंगाल चुनाव की चर्चा हो रही थी और पूरी दुनिया की नजर इस चुनाव पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है और 2026 का चुनाव आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। मोदी ने बंगाल की जनता का आभार जताते हुए भी लोगों से विकास, सुशासन की बात की, बदलाव के पक्ष में जो लोगों ने मतदान दिया है उसकी बात की। तो यहाँ पर ये समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार पश्चिम बंगाल की बात करते हुए नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा हलचल नज़र आती है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये बता रही हैं
अब सोचिए, जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सूरत का दौरा था, वहां पर उन्होंने जनता संबोधन भी किया, लोगों से भी बात की। ये सारी चीजें अपने आप में दिखाती हैं कि राजनीति कितनी संवेदनशील हो जाती है जब बात अपने वजूद की आती है। तो ये सारी चीजें एकाएक करके जो है बाहर निकल कर आ रही है और फिलहाल पश्चिम बंगाल की तो मुश्किलें बढ़ी हुई है। इसी के साथ रुक करते चलिए अगली खबर की तरफ। भारतीय राजनीति में आपने कई तरह के प्रदर्शन देखे होंगे। कभी किसान सड़क पर उतरे, कभी छात्र आंदोलन करते नजर आए, कभी किसी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ जो है मार्च निकाला, तो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पार्टी के बारे में सुना है जिसका चुनाव चिन्ह ही कॉकरोच हो? बेशक सुना होगा। खुद को कॉकरोच जनता पार्टी बताती है, ये सबको पता होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में जो नजारा देखने को मिला उसने लोगों को हैरान भी किया और सोचने पर मजबूर भी। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनोखा प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी की गई थी। इस प्रदर्शन के पीछे थे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक व्यंग्य के लिए पहचाने जाने वाले अभिजीत डिपके। उन्होंने एक प्रतीकात्मक राजनीतिक मंच तैयार किया था जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और नाम सुनकर भले ही लोगों को हंसी आए, लेकिन इसके पीछे का संदेश काफी गंभीर बताया। और प्रदर्शन का जो इन्होंने मकसद बताया था वो था व्यवस्था में मौजूद उन समस्याओं की ओर ध्यान खींचना जो बार बार सामने आने के बावजूद खत्म नहीं होती। और आयोजकों का तर्क था कि जैसे कॉकरोच हर परिस्थिति में जीवित रहता है और उसे खत्म करना आसान नहीं होता, वैसे ही समाज और प्रशासन में कुछ समस्याएं भी वर्षों से बनी हुई हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, अव्यवस्था हो, गंदगी हो या फिर आम लोगों की शिकायतों की अनदेखी हो, इन मुद्दों को कॉकरोच के प्रतीक के जरिए सामने लाने की कोशिश की गई। और जैसे ही इसकी खबर सोशल मीडिया पर आई, तहलका मच गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति भी मांगी गई। आयोजकों ने बकायदा आवेदन देकर जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत चाही। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की समीक्षा की गई। इसके बाद यह मुद्दा और चर्चा में आ गया कि आखिर लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, भारतीय राजनीति में जहां बड़े बड़े नेता अपने चुनाव चिन्हों और नारों के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं एक समूह कॉकरोच को प्रतीक बनाकर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। और यही वजह है कि इस प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कुछ लोगों ने इसे रचनात्मक विरोध बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक व्यंग का नया तरीका माना। लेकिन सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी काफी ज्यादा जो है हलचल मचा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के सिर्फ एक जो है एक भाषण से या यूं कहूं एक घोषणा से दिल्ली पुलिस अलर्ट में आ गई। कुल मिलाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन सिर्फ एक मजाक या मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यवस्था पर व्यंग के जरिए सवाल उठाने की कोशिश थी। और यह अलग बात है, चलिए, कि लोग इसे हंसी मजाक के रूप में देखें या फिर गंभीर संदेश के रूप में देखें, लेकिन इतना जरूर है कि इस अनोखे प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और लोकतंत्र में शायद यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि अपनी बात को ऐसे तरीके से रखना कि लोग उसे सुनने और उस पर सोचने को मजबूर हो जाए। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर पाकिस्तान से है। आपने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित सुनी होगी, लेकिन नहीं है। इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम को सुर्खियों में ला दिया है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी और हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करना पड़ा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान लगातार अलग अलग दावे करता रहा है। कभी अपनी सैन्य तैयारी की बात करता है तो कभी खुद को पीड़ित पक्ष बताने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जो बयान सामने आया है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उस समय हालात इतने तनावपूर्ण थे कि क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका पैदा हो गई थी और यही वजह थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बातचीत और कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि उसके पास हर स्थिति से निपटने की क्षमता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि उस दौर में इस्लामाबाद पर दबाव काफी ज्यादा था।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान पाकिस्तान की उस चिंता को भी उजागर करता है जो भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पैदा हुई थी। उधर भारत की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना था और यही पूरी तरह लक्षित अभियान था। भारत ने साफ किया था कि उसका निशाना आतंकवाद ढांचे थे, ना कि आम नागरिक, और यही वजह है कि ऑपरेशन को लेकर देश के भीतर भी व्यापक समर्थन देखने को मिला। और अब शहबाज शरीफ के ताजा बयान के बाद पाकिस्तान की राजनीति में भी बहस शुरू हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर हालात इतने गंभीर थे तो आखिर जनता को उस समय पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। वहीं सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि उस समय क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए संवेदनशील कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए पाकिस्तान ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि भविष्य में किसी भी बड़े तनाव की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे द्विपक्षीय हैं और उनमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर शहबाज शरीफ का ये बयान एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा के केंद्र में ले आया है। इससे यह जरूर साफ होता है कि उस समय हालात सामान्य नहीं थे और दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। और अब इस बयान के राजनीतिक और कूटनीतिक मायने क्या निकलते हैं, इस पर आने वाले दिनों में और बहस देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना तय है कि ऑपरेशन सिंदूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। समय समय पर आने वाले जो ये बयान है, इस पर पूरे घटनाक्रम के नए पहलुओं को उजागर करते रहेंगे। और अब शहबाज शरीफ के इस खुलासे ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों और उस दौर की कूटनीतिक गतिविधियों को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए, मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।